हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 16th एडिशन है। और मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो एग्ज़ाम 20 जून को होने वाला था उसे पोस्टपोन करके अब 25 जुलाई को वह होगा। तो इस तरह से आपको मोर देन 1 मंथ भी तैयारी के लिए और मिल गया है। और हमारी कोशिश तो जारी है ताकि आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल सकें, जिससे आप अपना रिवीजन जो है और अपना जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। हमारा आज का टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन है वह है, आत्मनिर्भर भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह 12 मई 2020 को हुई थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसकी 12 मई 2020 को घोषणा की गई थी। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान साथ में एक इकोनॉमिक पैकेज की भी घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर जो भारत योजना है, ये इसमें आप ध्यान रखें, दो शब्द हैं, आप उनमें कंफ्यूज मत होइए। एक है सेल्फ रिलायंस और दूसरा है सेल्फ सेंटर्ड। तो हमारा जो ये आत्मनिर्भर भारत जो योजना है, सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर, ना कि सेल्फ सेंटर्ड। इसमें हमने किसी भी तरह के जो ग्लोबलाइजेशन वगैरह, जो वैश्वीकरण वगैरह है, इनको हमने इनका बहिष्कार नहीं किया है। इनको साथ में रख करके हम खुद को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं और साथ में दूसरे देशों को हम सहायता भी देंगे। इसको हमने 2 चरणों में, 2 फेज़ में शुरू किया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट जो फेज़ है उसमें जो हेल्थ सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने वगैरह को जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है इनको प्रमोट किया जाएगा, साथ में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। सेकंड फेज़ में जो स्टील, फार्मा, जेम्स और जो ज्वेलरी वगैरह है, इन क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में एक 2019 में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस था, जो कि अभी 2021 में हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन आया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना के जो स्तंभ हैं, ये स्तंभ कौन कौन से हैं? तो इसके जो स्तंभ हैं वो 5 हैं, आप इनको नोट कर लें। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस पर ये काम किया करेंगे इस योजना के तहत। तो पहला है इकोनॉमी, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है टेक्नोलॉजी, चौथा है डेमोग्राफी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी मतलब गतिशील जनसांख्यिकी, और लास्ट वन है डिमांड मतलब मांग। इन ये जो 5 फैक्टर है, इन पर ध्यान दे करके, इनको मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब शुरू हुआ? तो यह हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा 74th जो इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसके तहत पूरे देश में जो हेल्थ सिस्टम है उसका डिजिटली एक इकोसिस्टम तैयार करना है, जिसमें हेल्थ आईडी, इंडिविजुअल जो हेल्थ रिकॉर्ड है, डिजी डॉक्टर है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री है, इन सभी चीज़ों को समावेशित किया जाएगा। कुल मिला के इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंधित सभी जानकारियां को भविष्य में उपयोग हेतु संग्रहित भी किया जा सकेगा। यहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान रखें, ये जो योजनाओं को शामिल किया गया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पहले भी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, जनधन योजना कब प्रारंभ हुई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना कब प्रारंभ हुई थी, किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। इस तरह के सीधे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें, इसीलिए इनको शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ? तो ये हुआ है 29 अगस्त 2019 को, और इसका जो लक्ष्य है लोगों को खेल और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है सरकार को सलाह देने के लिए। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है, और क्योंकि 29 अगस्त को जो हमारे जो विख्यात हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद, उनका जन्म दिवस है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन
राशन कार्ड, ये इसके शॉर्ट में आप याद रखें। योजना के संबंध में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। पहला कथन है, राशन कार्डों की इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी सुविधा के तहत इसे शुरू किया गया था। ये सही है, 2019 में इसके तहत इसको शुरू किया गया था। इसके तहत जो भी लाभार्थी हैं देश में कहीं भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप, मतलब कि उचित मूल्य की दुकानों से अपने हिस्से का खाद्यान्न कोटे की खरीद कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल सही है। अगला है, योजना का लाभ पात्र व्यक्ति जो भी है वह आधार द्वारा प्रामाणिक अपने जो मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके इसका लाभ ले सकता है। ये भी सही है। तो यह तीनों ही ऑप्शन सही है, मतलब इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 12 नवंबर 2020 को की गई थी और इसे पीएम किसान पेंशन योजना भी कहा जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वह है जो भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है ना, उनको सोशल सिक्योरिटी देना है, स्पेशली जब वो 60 साल के बाद या उनकी ओल्ड एज में। इस स्कीम के तहत जो प्रोविज़न है वह यह है, यह एक तरह का, आप ध्यान रखें, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है। कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स, एक मिनट, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूटरी मीन्स यह, इसमें जो भी इंडिविजुअल है, जो भी फार्मर है, वह कंट्रीब्यूट करेंगे एक निश्चित अमाउंट, उतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी एक निश्चित समय के लिए, और आफ्टर 60 ईयर्स उनको 3000 रुपीज़ पेंशन मिलेगा। तो यह, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 18 वर्ष से 40 वर्ष उनकी उम्र होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा, वो किसी और दूसरे प्रकार की जो सोशल जो स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही हैं, जैसे कि पीएम श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना, इस तरह की किसी भी स्कीम को उसने, जो भी फार्मर है उसने ऑप्ट ना किया हो, और साथ में ही उसके पास मैक्सिमम 2 हेक्टेयर जो कल्टीवेबल लैंड हो, जो मतलब जो कृषि योग्य 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन नहीं होना चाहिए उसके पास, ये मैक्सिमम है। इससे, इसके बराबर या 2 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, और साथ ही उसे प्रति माह 55 से 200 रुपये, कितना है, 55 से 200 रुपीज़ वह कंट्रीब्यूट करेंगे अपना, और इतना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और एक सर्टेन एज के बाद 60 ईयर्स के बाद उनको पर मंथ 3000 रुपीज़ पेंशन मिलेगी। कुल मिला के ईयरली 36,000 रुपीज़ उनको मिलेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, नई शिक्षा नीति, एक मिनट, हाँ, नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कब की गई है? तो ये कई बार क्वेश्चन हम देख चुके हैं अलग अलग रूपों में कि किस समिति का गठन किया गया था या कब घोषित की गई थी। तो यह 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई थी, और इसके लिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता, जो कि इसरो के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। उन्हीं की सलाह पर यह शिक्षा नीति बनाई गई है। और इसमें जो पहले 10+2 का जो हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था, इसको बदल करके 5+3+4 इसको अडॉप्ट करने की बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोजगार सेतु योजना किस राज्य ने कोरोना से प्रभावित प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू किया था? तो यह मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश अपनी तरह का यह पहला राज्य है पूरे देश में जिसने इस तरह की योजना को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन शक्ति योजना शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो ये जीवन शक्ति योजना, ये भी जो कोविड को लेकर के जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उसमें से एक प्रयास ये भी था। इसके तहत जो शहरी क्षेत्रों में महिलाएं हैं उनके द्वारा मास्क तैयार किया जाएगा और उनको बेच करके लाभ अर्जित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, और फर्स्ट टाइम ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट थी वह 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई थी। इसमें जो इसका जो मेन पर्पस है वह है जेंडर इक्वालिटी को यह मेजर करता है। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जैसे कि किसी भी देश में जो महिलाओं का है
इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कितना है, एजुकेशनल अटेनमेंट कितना है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है, उनका हेल्थ एंड सर्वाइवल का जो परसेंटेज है उसमें उनकी स्थिति क्या है, इन सभी फैक्टर्स को शामिल करके एक इनको सभी को एकोमोडेट करके एक इंडेक्स बनाया गया है, जिस इंडेक्स में अगर जो 1 आता है इसे सबसे बेस्ट माना गया है। सबसे बेस्ट मतलब यहाँ पर 100% इक्वालिटी है, और जो 0 अगर आता है इंडेक्स में पॉइंट, तो यहाँ पर सबसे वर्स्ट कंडीशन है, मतलब कि यहाँ पर इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर भारत की बात करें तो भारत ने 2021 में जो भारत का जो पॉइंट रहा है वह रहा है 0.625, और ये जो भारत का जो पॉइंट है, जो भारत का जो प्रदर्शन है, साल दर साल हर वर्ष धीरे धीरे यह इंप्रूव हो रहा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है, तो यह जारी करता है वर्ल्ड बैंक। यह वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है। इसमें जो नंबर 1 पर है वह है न्यूजीलैंड, और भारत की जो स्थिति है वो है 63वां भारत का स्थान है। भारत ने कुछ कई पैरामीटर्स में अपना बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर उसकी जो रैंक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो अगर देखें भारत के जो किन क्षेत्रों में भारत ने अच्छे से काम किया है, तो उसमें है, एक है जो स्टार्टिंग अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है। तो पहले भारत में क्या था, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल फॉर्म्स थे, लेकिन बाद में क्या किया गया है, इनको आपस में इनकॉर्पोरेट करके एक फॉर्म बना दिया गया है, ताकि जो प्रोसीजरल जो डिले है वो कम हो। इसके साथ जो कंस्ट्रक्शन जो परमिट हैं उनको भी भारत में, उसमें भी पैरामीटर में भारत का इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग है उसमें भी भारत का इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली डिजिटाइजेशन की वजह से। इसके अलावा जो इंसॉल्वेंसी है, मतलब जो दिवालियापन वगैरह जो है, जो कंपनी दिवालिया हो जाती हैं, इनको जो रिजॉल्व करने के लिए जो भारत के प्रयास हैं, इसमें भी भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है। आगे देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, और 24 जनवरी को भारत में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा 2008 में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, मतलब कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स सीपीआई 2020 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान जो है वो 86 है। और जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये जर्मनी में बेस्ड है, जर्मनी के बर्लिन में है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इसके द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है, और भारत की जो रैंक है वो 180 देशों में 86 है, 86 है। यह 2020 की बात है, जबकि 2019 में जो भारत का स्थान था वह 80 था। मतलब भारत की स्थिति जो है थोड़ी खराब हुई है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। और इस इंडेक्स में जो नंबर 1 पर है वह है न्यूजीलैंड और डेनमार्क, संयुक्त रूप से ये नंबर 1 पर है। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि, मतलब कि वेटलैंड, आर्द्र भूमि को बोलते हैं वेटलैंड। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, तो यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। और 2 फरवरी का दिन चुनने का कारण है, 1971 में ईरान में एक स्थान है रामसर। 1971 में जो भी वेटलैंड है उनको कंजर्व करने के लिए रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था। रामसर एक ईरान में स्थान है और उसे बोला जाता है रामसर कन्वेंशन। तो यह कन्वेंशन 2 फरवरी को साइन हुआ था, इसलिए यह 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और यह कन्वेंशन क्या प्रोविजन करता है, किन स्थानों को कंजर्व करता है, तो पहले तो बात करें कि इसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमियां हैं वो कौन कौन सी हैं, किसको यह वेटलैंड मानता है। तो जो भी फ्लड प्लेन है, जो मैंग्रोव्स वगैरह हैं, जो कोरल रीफ वगैरह हैं, जो लेक हैं, रिवर है,
इन सभी को यह वेटलैंड की संज्ञा देता है। साथ ही जो कोस्टल रीजन है, जैसे ये समुंदर है, तो यहाँ पर जब लो टाइड आता है तो यहाँ पर लो टाइड के दौरान 6 मीटर का जो मैक्सिमम डेप्थ होना चाहिए, गहराई, जहाँ तक ये स्थान है, इस सभी को ये वेटलैंड के रूप में मानता है। तो इन सबको कंजर्व करना। इसके तहत भारत में अब तक 37 रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं और इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ का सपोर्ट मिलता है इन साइट्स को कंजर्व करने के लिए। साथ ही यह इकोसिस्टम जो है उसको बचाए रखने के लिए, जो बायोडायवर्सिटी है उसको कंजर्व करने के लिए इनको जो वेटलैंड है इनको कंजर्व किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरे विश्व की लगभग 40% जो बायोडायवर्सिटी है वह इन वेटलैंड्स में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है और इसका जो हर बीमारियों के हिसाब से इसका भी सेम उद्देश्य है कि कैंसर के लिए लोगों को अवेयर करना, इसके प्रिवेंशन, डिटेक्शन, ट्रीटमेंट के लिए लोगों को एनकरेज करना। तो इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन से बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस आप करिए, इतना करें कि आप इन्हें रिवाइज करें और इसी तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस आपको जब भी आपको पढ़ने में आते हैं आप उनको ज़रूर पढ़ें। यह आपको एक लाइट हाउस का काम करेंगे ये क्वेश्चंस, ताकि आप जो दूसरे जब भी आप किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी बुक्स को पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन आप पढ़ते हैं तो आपको इस तरह के कुछ जो फैक्ट मिलेंगे तो आप उन्हें नोट कर लें, आप उनको अपने नोट्स बना लें, जिससे आपकी प्रिपरेशन होलिस्टिक वे में हो जाए। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और इंतज़ार करें अगले वीडियो का। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।